आज का मौजू बड़ा अहम और मौजू है नए शादीशुदा जोड़े की बात करेंगे कि वो रिश्तों में तवाज़ुन कैसे रखें, बैलेंस कैसे रखें। एक लड़की जिसके लिए घर नया, रिश्ते नए, घर वाले नए, माहौल नया, वो क्या करे और क्या ना करे कि जल्दी से एडजस्ट हो जाए। और लड़का भी ज़ाहिर है उसके घर में एक नया एक शख्स आया है और ज़ाहिर है आपके जो भी बाकी रिश्ते होते हैं उन सब से थोड़ी सी तवज्जो दूसरी तरफ भी जाती है और जानी चाहिए भी। ज़ाहिर है प्रेशर भी बिल्ड होता है ना बहुत ज्यादा लड़कों की तरफ, क्या अब तुम जी जोरू के गुलाम हो गए हो, और उससे भी बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं। हमने देखे हैं कि वो डिस्टेंस आ जाता है कपल के बीच में कि मुझे मेरे घर वाले शायद कोई बात ना कह दें। सही है, तो कैसे आपने तवाज़ुन रखना है इस पर आज हम बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपने तवाज़ुन सही रखा है तो भी कॉल करें। कहीं कहीं तवाज़ुन बिगड़ा और फिर आपने कुछ ऐसा किया कि तवाज़ुन वापस आए, वो भी आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैरिज काउंसलर मिसेस खान ने हमें ज्वाइन किया और यहाँ पर सोबिया खतीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को बहुत शुक्रिया जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिसेस खान, आपसे स्टार्ट करते हैं, पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपकी अपनी शादी के बाद आपने कैसे बैलेंस रखा? देखें, हमारा ज़माना तो बिल्कुल डिफरेंट था। हमारे ज़माने में ये नहीं कहा जाता था और ना इतने बड़े बड़े फ़ोन सेल फोन्स होते थे कि हर बात हुई अम्मा को फट कमरे में जाकर फ़ोन शिकायत कर दी और अम्मा ने उल्टी सीधी पढ़ा दी और लड़की ने वो जाकर बाहर बोल दिया। नहीं, हम अपनी अम्मा के घर जब जाते थे और पहले से ही बचपन में जाते थे, बचपन में हमारी माँ ये कहती थी अगला घर भी तुमने संभालना है, तो ये भी तुम्हें आना चाहिए, वो भी तुम्हें आना चाहिए, इस तरह तुम्हारा रख रखाव होना चाहिए, इस तरह का उठना बैठना होना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। जो कि आजकल लड़कियां ताड़ ताड़ ज़ुबान उनकी तो देखो लड़कों से ज़्यादा कैंची की तरह चलती है, काट दूंगी सबकी ज़ुबानें। तो ये देखो, ये चीज़ें, वो नॉर्म्स उस ज़माने के, वो वैल्यूज़ उस ज़माने की इतनी अच्छी थी कि तलाक का रेशो इतना नहीं था, बिकॉज लड़कियों को डोसाइल साइलेंट किया जाता था। ये नहीं कि हमारे मज़हब में बोलने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता, या कुछ करने, फैशन नहीं करने दिया जाता, सब कुछ। लेकिन ज़ुबान जो है ना इंसान का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो फिर हमें यही सुनाया जाता था कि तुमने उधर जाके एडजस्ट करना है। ये नहीं कि उनको अपने तरीके पर आप पूरी फैमिली को नहीं चला सकते, आपने उनको जाके उनमें जाके एडजस्ट होना है, उनके तौर तरीके सीखने हैं, उनके तरीके का खाना पकाना सीखना है। यानी मिसेस खान, अगर आज के दौर में कोई चीज़ अगर आज के दौर में भी आपकी नज़र में या आपके ख्याल में या आपकी राय में अगर कुछ वक्त तक जो ज़रा लड़की दूसरे घर में गई है वो थोड़ा सा कंट्रोल करे कि अच्छा थोड़ा बर्दाश्त कर ले, ना बोले ज़्यादा, आप ये कहना चाहते हैं कि लड़की खामोश रहे, और अगर रहे तो कितने महीने खामोश रहे? नहीं, खामोश नहीं रहे। अच्छा, अपनी बात कहे। वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो नहीं चाहती कि पूरा घर उस पर डोमिनेट करे। तरीके से, हर चीज़ का तरीक़ा होता है जवाब देने का। आप अपनी सास को खुश कर दें, जी आंटी जी कर लूँगी, जाकर अपनी मर्ज़ी कर लो, वो पीछे पीछे थोड़ी आएगी कि तुमने इसमें कितना क्या डाला, कितना क्या नहीं डाला, या किस तरह तुम पका रही हो, कब तुम दम दोगी चावलों को, कब तुम। यू ऑल्सो हैव कॉमन सेंस। आपके पास भी कॉमन, आजकल 15-16 साल की बच्ची की तो शादी नहीं ना होती, पढ़ लिख कर होती है, उसकी कानों में खाना पकाने की भी आवाज़ें आ रही होती हैं पूरी। जब आप अपनी एक सारी एक आप कहीं मैनेजमेंट में हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं CEO हैं, कहीं कुछ हैं, तो आपको एक छोटी सी घरदारी नहीं आती। घरदारी तो आपने अपनी माँ को पैदा होते ही देखी होगी, वो तो आपने, हमें भी तो किसी ने नहीं सिखाई, हमने तो देखकर सीखी। फिर शादी के बाद हमारी सास के जो तरीक़े थे उन्होंने हमें बताया कि बिरयानी में ज़्यादा घी डलता है, खुश्का चावल में कम। अच्छा मिसेस खान, हम यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की भी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके कि सारी चीज़ें जो है वो लड़की को ही ना एडजस्ट करनी पड़े, ना कि ऐसा हो कि बस लड़की को चुप करा दिया जाए। घरदारी भी उसी को आनी चाहिए, बोले भी वो कुछ ना, अपनी ज़ुबान भी ना वो खोले और किसी भी किस्म की वो बात भी ना करे, बस ये है कि उसने एडजस्ट करना है तो वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करे। सोबिया, मैं आपका इस पे कमेंट लेना चाहूँगी कि किस हद तक लड़कियों को, पेरेंट्स को भी, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं इस वक्त सोबिया से भी बात करना चाहूँगी, हमारे साथ वो भी मौजूद है, इसके बाद मैं आपका कमेंट भी ज़रूर लूँगी। जी सोबिया, क्या कहना चाहेंगी, किस हद तक लड़कियों को एम्पावर भी करना चाहिए कि उन्हें इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना और वो बोल भी सकती है, अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा सकती है? देखिए, मैरिज इंस्टीट्यूट है पूरा, एक पूरी साइंस है इसके पीछे,
और उस साइंस की अंडरस्टैंडिंग जब तक लड़का हो या लड़की या ख़ानदान उसको नहीं उस तरह से रिसीव करता, वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। हमारे बहुत से ऐसे, जैसे मिसेस खान भी फरमा रही थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, डेफिनेटली उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन 4 स्टेजेस जो रिलेशनशिप की होती हैं, मैं हमेशा जब फैमिली थेरेपिस्ट के तौर पर सर्व करती हूँ और मैं शादीशुदा जोड़े के जो शादी से पहले आते हैं या शादी के बाद आते हैं, मैं उनको एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए 4 स्टेजेस के दरमियान में आपने मापना है कि कौन सी स्टेज पे हैं। पहली आपकी रोमांटिसाइज स्टेज थी जिस पे अट्रैक्शन बनी, आपने थोड़ा क्लोजनेस हुए सारी। सेकंड रियलिटी की फेज़ है, ये जो आप बात करिए ना, रियलिटी की फेज़ ऑफ साइंस। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि रियलिटी की फेज़ में पहले 2 साल जो शादीशुदा जोड़े, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नया जोड़ा, बिल्कुल, और नए जोड़े के अंदर 2 साल जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं। ठीक है, उन 2 सालों के अंदर ना कि लड़का लड़की बल्कि पूरे ख़ानदान जुड़ रहे होते हैं, जैसे इन लॉज के साथ किस तरह से मेंटेन रखनी है चीज़ें, समझना है, उन चीज़ों को आगे लेके चलना है। वो जो रियलिटी खुलती है ना, खामियां खूबियां, क्योंकि पहले तो सारी शादी खुशी है ना बेसिकली, लेकिन खुशी के बाद जब हकीकत खुलती है ना, उसमें क्राइसिस आना शुरू हो जाते हैं। और जो सेकेंड स्टेज है रियलिटी के बाद, आप कहते हैं एक्सेप्टेंस, ये जो आप बात करिए ना, एक्सेप्टेंस वाली फेज़ में जकड़े रहते हैं सब लोग। 90% कपल्स जो हमारे होते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस और रियलिटी, नहीं मैंने बर्दाश्त नहीं करना, मैंने समझना नहीं है, या मैं कबूल नहीं करता। 2 हार्ड रियलिटीज़ हैं शादी में। खुद भी शादीशुदा हूँ माशाल्लाह से, मैं अपना ख़ानदान भी चलाती हूँ। शादी के बाद ना, बीइंग नॉट ओनली काउंसलर, लेकिन मुझे एक हकीकत पता चली कि ये एक बहुत बड़ी जंग है। इसमें आपने मुसलसल फाइटिंग मैकेनिज्म पे जाना है, एक्सेप्ट भी करना है, रिसीव भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, और सब फॉरगिव भी करना है। इट्स नॉट ईजी करना है। दोनों ने देखिए, ये दोनों लेवल पे है तवाज़न, दोनों पहिए। तो इसीलिए कहा गया ना, गाड़ी आप अगर ड्राइविंग सीट पे हैं तो को ड्राइवर आपकी बीवी है, या अगर फर्ज किया बैक एंड पे आपके फैमिली वाले हैं या कुछ है, सारों को लेके चल। लेकिन हमारे माशरे में सारा प्रेशर खातून पे डाल दिया खातून, देखें ये वो सारी चीज़ें अब माशाल्लाह से बहुत सी जगहों पे चीज़ें थोड़ी सी, लेकिन 80 to 90% अभी भी रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है घर को चलाने वाली खातून है। लेकिन अगर मेन स्ट्रॉन्ग है, आप देखें वो कौन सा है, जॉन ग्रे ने भी एक अपनी किताब में लिखा है कि जो मेल है, मेन्स फ्रॉम मार्स एंड औरतें फ्रॉम वीनस, मतलब दोनों ऐसे डिफरेंट प्लैनेट से आए हुए हैं और एक प्लैनेट पे आके इकट्ठे होके वो उन्होंने एक तबका चलाना होता है, और उनकी ट्रेड्स डिफरेंट हैं। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और वो उन चीज़ों, ठीक है। सुबह कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर कैप्टन शफीक बोल रहा हूँ भावलपुर से। मैं मिसेस खान से ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल शादियाँ कामयाब कम हो रही हैं, डाइवोर्स की रेट बढ़ गई है, लड़कों और लड़कियों को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस सिलसिले में? आप वैसे खुद शादीशुदा हैं? जी मैं खुद शादीशुदा। I'm वन ऑफ द सीनियर मैच मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिसेस खान, रिस्पॉन्स जंग लाहौर होता था, उसमें चार छपते थे, मेरा छपता था, अच्छा इकबाल का छपता था, बाजी नसीम का छपता था। तो आपकी अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार है, ठीक है? आप किस तरह से बैलेंस क्रिएट करते हैं? बहुत खुशगवार गुजरी है। मैंने शादी 75 में की थी, जब मैं डॉक्टर था बहावलपुर में, फिर मैं आर्मी में चला गया और मेरी मिसेज 2018 में डेथ हुई। टोटल इन सालों में हम 3 महीने एक दूसरे से अलहदा रहे। उसमें 6 हफ्ते वो थे जो मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए एबटाबाद गया था, और एक दफ़ा हम अलजायर में जॉब कर रहे थे, तो उनके पेरेंट्स इंग्लैंड में थे, मैं गया वहाँ, मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं वहाँ 15 दिन रह के आ गया, वो 1 महीना और रह के बैठ गया। डॉक्टर साहब, ये जो तवाज़ुन रहा, ये किस वजह से रहा? आप थोड़ा खामोश रहते थे या आपकी वाइफ? नहीं, दोनों ही हम मतलब है कि एक दूसरे को एडजस्ट करते थे। ठीक है। अच्छा जी, खान से पहले अब क्या आप कमेंट करेंगे? नहीं, बेसिकली उनका सवाल था ना कि वो एडजस्ट और डाइजेस्ट करके लेके चलते थे। देखें, जो शादीशुदा जोड़ों के अंदर ना स्पेसिफिकली तवाज़ुन तभी कायम होता है जहाँ पे एक तैश में है तो दूसरा थोड़ा खामोश हो जाए, दूसरा अगर तैश में है तो पहला खामोश हो जाए। हमारा ये होता है कि हम ईगो में आ जाते हैं, हम फाइटिंग में आ जाते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। और रिसर्चेस भी अभी शादीशुदा जोड़ों पे रिसर्च करके कहती हैं 4 मेन फैक्टर हैं, ये 4 फैक्टर अगर रिजॉल्व हो जाएं, हम लड़ने पे आ जाते हैं, हम मुकाबलाबाजी पे आ जाते हैं। और जब मुकाबलाबाजी पे आते हैं तो आपका जो साथ का, जिसके साथ आपने पूरा सफ़र तय करना है, वहाँ पे आपके कगार आते हैं और परेशानियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अपने पार्टनर से मुकाबला नहीं होता, उससे साथ चलना होता है, साथ लेके चलना। ये बड़ी ज़रूरी बात होती है कि
इक्वली अपने साथ आप लेकर चलें, कोई भी मर्द है या औरत है कमतर ना समझे किसी को। मिसेस खान, कॉलर ने आपसे सवाल किया था, वो कह रहे थे कि अभी जो है वो डाइवोर्स रेट जो है वो ज्यादा बढ़ने लग गया है, वो पहले इतना डाइवोर्स रेट नहीं होता था। क्या वजूहात आपकी नजर में, इसके अलावा के खवातीन की जुबान ज्यादा चलती है, इसके अलावा अगर कोई और पहलू भी है जिसमें दोनों को मिल के काम करना चाहिए? जाहिर है कॉपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी। आप कॉपरेट करें, आप थोड़ा सा अपने आप को ज़रा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी, सब्र करेंगी तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सुलझती जाएंगी। थोड़ा सा सब्र भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, और औरत को बनाया भी इस तरह का है कि उसमें सब्र का मादा भी ज़्यादा है। आदमी को ज़रा सा डोमिनेटिंग बनाया है, आदमी को एक रुतबा ज़रा सा ज़्यादा दिया है, वरना तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, फादर के बाप के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है। देखो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा हमें ओहदा दिया है, अल्लाह ताला ने हमें कितना बड़ा रुतबा दिया है। तो थोड़ा सा ठंडा दिल रखें। अभी आप जो सारे देखती हैं ड्रामाज वगैरह, ये जो सारी उसके अंदर फेक बातें देखती हैं, सारा उसी वक्त टिट फॉर टैट जवाब देना, ये वो, तो ये तो हमारे यहाँ का, हमारा यहाँ का कल्चर ही नहीं है, ये तो हम करते ही नहीं थे। तो हमारी ज़िंदगी 45 साल से ऐसे तो नहीं चली, हमने भी दरगुजर की कई चीज़ें और डट के खूब बोला भी, हर तरह का फैशन भी किया, हर तरह का पहना ओढ़ा, हर तरह से अपनी मर्जी से खाया पकाया, लेकिन कॉन्सेंट तो ले लेते हैं कम से कम। बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेंट ले लेते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ मिसेस खान, मिसेस नासिर ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नासिर, क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। शेब, आप पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुके हो समा में। मिसेस नासिर, कपल ऑफ फैसलाबाद, जो जी 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 जो सेम ड्रेसिंग करते हैं। जी जी जी, कैसी हैं आप? जी, मैंने ये पूछना था कि ये आप लोगों ने जो मैच मेकर हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने अपने रेट्स जो हैं वो इतने हाई फाई क्यों कर दिए हैं, ये जरा काइंडली मुझे बता दें। इसका जवाब मिसेस खान खुद ही देंगी। इससे पहले चूंकि ज़ाहिर है आपका जोड़ा बड़ा मशहूर है मिसेस नासिर, कि आप लोग का प्यार मोहब्बत बड़ा मशहूर है, आप लोग इतने सालों से सेम ड्रेस पहनते हैं, ये सेम ड्रेस पहनने से मोहब्बत कायम रही है? प्यार मोहब्बत है वो आपने और महक ने जो है वो इंटरव्यू किया। जी जी, और लाइन ड्रॉप होगी मिस नासिर, बहुत शुक्रिया, नो डाउट, बहुत प्यारा कपल। मिस खान अब आप जवाब दीजिए। जवाब दूं? जी जी जी, हाँ। अब आप जो अच्छा, मेहंदी लगाने वाली को कितना देते हैं, पार्लर वाली को कितना देते हैं, ड्रेस कितने का बनाते हैं, उसके हिसाब से खाना कितने का देते हैं। आप सिर्फ 10,000 रुपये से वो देते हैं। क्या हम लोग मासियाँ दो मासियाँ जो जाती हैं वही 10-10, 15-15 हज़ार ले लेती हैं, जाने आने का किराया, खाने पीने की चीज़ें। आप 10,000, 12,000 देने में इतनी कोफ्त होती है आप लोगों को? वो तो शादी करवा रही है, सारी ज़िंदगी का आपके लिए साथी ढूंढ रही है, आपको तो उसको लाखों में देना चाहिए। 10-15 हज़ार क्या चीज़ है, वो देते भी हुए आपकी जान निकलती है। आते हैं तो पैसे नहीं है, 2,000 रुपये लाए हैं, 5,000 है बस, इसमें आप लोग शादियां करवाते हैं। कौन लेता है लाखों रुपया? ये किसने फ़ोन किया था, कौन लेते हैं? ज़रा उनके नाम गिन दे, नाम फटाफट बताएं, कौन से मैरिज ब्यूरोज इतने ज़्यादा पैसे। आपने तो जब शादी होती है तो बताते ही नहीं है कि हमारी शादी डन हो गई, कि कहीं मिठाई का डब्बा या चलो ऑर्डनरी सा लॉन का जोड़ा ना भेजना पड़े। आप लोग तो इतने सेल्फिश हैं, आप कैसे बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरोज वाले सेल्फिश हैं? मैरिज ब्यूरोज वालों को तो आप बताते ही नहीं है। आप तो 5,000, 2,000 लाए मिसेस खान। चलें, ये दूसरा मौजू हो जाएगा, तो पे ही नहीं कर एक और कॉलर है हमारी इस्तात ही नहीं। चले, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नाज़रीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूंगा कि नए जोड़ों में खास करके ये लेडीज है, इनमें सब्र कम है, इनमें सब्र बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे घर में हुआ है छोटे भाई के साथ ऐसे ही, कि बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, कि जो बात कह दी वो फौरी हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे कि औरत को सब्र ही करना चाहिए, सब्र से उसके बहुत सारे काम ठीक हो जाते हैं। हम सब्र का मादा नहीं है, इसलिए मसाइल होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर लाहौर से, अजीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। यार मैं एक
नेचुरल सी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत मतलब अच्छा बनाया है और इसकी खालिक कायनात ने मकसद ये है कि माँ के कदमों में जन्नत है, ये सब कहते हैं। औरत के कदमों में जन्नत है या माँ के कदमों में जन्नत है, एक। दूसरा ये कि वो माँ कैसे बनती है, ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि माँ जब बन जाती है तो उसका रुतबा अल्लाह ताला ने बताया है, लेकिन जिसकी वजह से वो माँ बनती है उसका कोई रुतबा है या नहीं है, ये मुझे बता दें थोड़ा सा। तो उसके बारे में बहुत कम बात होती है। देखिए तो ये ज़रा बड़ा प्यारा आपने पॉइंट भी रेस किया है। माँ अगर घर है तो उसका दरवाज़ा ज़ाहिर है बाप है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। बाप की खिदमत, बाप की मोहब्बत, बाप से जिस तरह से लगाव होता है तो दरवाज़ा है जन्नत में दाखिल होने का। ये बहुत प्यारी बात आपने की कि ज़रा माँ की बात ज़्यादा, ज़रा वालिद का भी किरदार उतना ही अहम है, हर रिश्ते का किरदार उतना ही अहम है। सुबह साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं इस पे ये कहना चाह रही हूँ, जैसे देखें रिश्ता शादीशुदा जोड़े के अंदर जो हस्बैंड होता है उसको मजाजी खुदा का भी तो रुतबा दिया गया है ना। बिल्कुल। मतलब अगर माँ के पाँव के तले जन्नत रखी गई है तो हस्बैंड को भी खुदा के रुतबे तक पहुँचाया गया, और ये रिश्ता बुनियाद है सारे रिश्तों की। और इसी रिश्ते के अंदर जितनी चीज़ें चल रही होती हैं, हम वही बात आ जाती है, हम कहते हैं लड़की औरत ऊपर है या मर्द ऊपर है, दोनों बराबरी की सतह पे अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जब चलते हैं ना तो कारवां बेहतर होता है मेरे ख्याल से। उस तरह से चीज़ों को लेके जाया जाए। बहुत सी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की, मतलब उसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज़ को जांचना बहुत ज़रूरी है कि बराबरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे औरत का कहते हैं ना बेसब्री बहुत है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा, चाहे वो इन लॉज की तरफ से हैं या चाहे वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी की तरफ से हैं। आप देखें एक शादी के अंदर एक ऐसा गुच्छा बना लिया जाता है जहाँ पे फैंसी वर्ल्ड पूरी की पूरी पिक्चराइज की जाती है, ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी खुलते साथ हकीकतें सामने आती हैं तो चूर हो जाती हैं वो चीज़ें। अब वो एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, वो डेफिनेटली उसको टाइम दें। जब इस तरह की कोई भी, जैसे उन्होंने अपनी एक मतलब फैमिली मेम्बर का ही बताया, देखें कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, फैमिली की तरफ से आ रहे होंगे ना। अगर रिश्ते को आपने प्रोलॉन्ग लेके जाना है तो तब जाके बेहतर फिक्स कर सकते हैं, उसको तोड़ने की तरफ ना लेके जाइए, क्योंकि स्टार्ट के 2 इयर्स में कहीं पे गैप आता है तो वो ऐसा बनता है कि नासूर बनता है, और डाइवोर्स तक जो खुदा ताला को सबसे जायज़ करार दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे मना भी किया गया है कि इसकी तरफ ना जाया जाए। अच्छा मिसेस खान, एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है कि मर्द के ऊपर एक प्रेशर ये भी होता है कि उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं उनके रिश्ते के बारे में, कि मर्द मियाँ बीवी का रिश्ता है और मर्द अगर बीवी से के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो जाहिर है घर वाले भी बातें करना शुरू करते हैं, जोरू का गुलाम है या इस तरह की और बहुत सारी बातें, जिसकी वजह से भी एक कपल में गैप ज़रूर क्रिएट हो जाता है। वो मर्द उस प्रेशर को कैसे डील करे कि एक बैलेंस क्रिएट कर सके घर वालों के दरमियान भी और अपने रिश्ते के दरमियान भी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल मर्द हजरात जब आते हैं काम से वो पहले माँ के पास से ही होते हुए बीवी के पास आते हैं, माँ को सलाम, माँ बाप को सलाम करते हुए और बैठते हैं कुछ मिनट, उनका हाल अहवाल पूछते हैं, फिर बीवी के पास कमरे में जाते हैं या जहाँ भी किचन में हो फिर उससे बातचीत करते हैं। लेकिन आपकी सासों को भी आजकल काफ़ी मेरा ख्याल लिबरल हो गई हुई हैं कि वो फिर जाकर अपना बीवी के पास बैठता है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो एक औरत लेकर आया, उसको अगर टाइम नहीं देगा तो ये सिलसिले कैसे चलेंगे, उसको अलूफ रखेगा तो ये सिलसिले नहीं चल सकता। ही हैज़ टू गिव टाइम टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को, घर वालों को भी टाइम देना चाहिए, उसको भी कमरा बंद करके और घर सो नहीं जाना चाहिए और 12-1 बजे नहीं उठना चाहिए। मिसेस खान, उधर देखो कि तुम्हारी फैमिली कितने बजे उठती है, उस तरह चलो। एक कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद शरीफ बोल रहा हूँ, कोटली से, जातला मीरपुर के पास मेरा घर है। जी 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 जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी बेटी थी, उसने शादी की थी अपनी खाला के बेटे के साथ, तो वो उनका आपस में शादी से पहले बड़ा अच्छा तल्लक था, बड़ा अच्छा सलूक था, करीब थे, मिलते गिलते भी थे आया दिन। तो वो कोटली गया, दुबई गया, दुबई से वापस 2 चक्कर लगा के फिर उसने शादी भी की। शादी करने के बाद 2-3 साल ही उसने इंतजार किया है, औलाद नहीं हुई, तो उसने जनाब अपनी मनमर्जी से, उधर दुबई में कोई फैमिली थी लाहौर की, तो उससे शादी करके तो बीवी को कहता अगर तुमने रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो खर्चा दूंगा, अगर अपने घर चली जाओगी तो मैं वहाँ खर्चा नहीं दूंगा।
तो मैं तुम्हें तलाक भी अपनी मर्जी से नहीं दूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है क्या करो क्या नहीं करो। तो वो उसने इंतजार किया 5-6 महीने, लेकिन उसने ना तो खर्चा भेजा ना कुछ। बाद में उसने बेटी ने घर आके मुझे बताया, अपनी माँ को भी बताया कि 3-4 महीने से ये बात है, उसने शादी भी की हुई है, अभी सबकी खाला का बेटा है। तो मतलब इस तरह चक्कर में अब इस बंदे का क्या करें कि जब शादी हुई थी तब हमने लिखवाने की कोशिश की थी कि कुछ लिखवाए। उसके बाप था फौजी, वो हवलदार था, रिटायर ले हुई, मेरा रिश्तेदार था तकरीबन। किसी ने उसके ऊपर इतनी आमादनी की कि इसके लिए कुछ लिखा जाए, इसके लिए कुछ सेफ्टी के लिए लिखा जाए। तो उन्होंने एहतजाज किया, नहीं जी नहीं, हमें तो ये नहीं कुछ मंजूर है, ऐसा ऐसा। तो चलो हमने मान लिया, चलो जी शादी करेंगे आपस में। लेकिन वो शादी करने के बाद अब सूरत हाल ये हुई कि हमें यहाँ आके तुम लोग तलाक लेनी है तो अपनी तरफ से केस करो। तो मैं तो अपनी तरफ से ना तलाक देता हूँ तो ना मैं किसी में इन्वॉल्व होता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल। ठीक है, जाहिर है देखिए करीबी रिश्ता, खाला का बेटा, और आप ये देखिए कि सिर्फ इस वजह से कि औलाद नहीं, हालांकि औलाद से मुताल्लिक वो मर्द भी जिम्मेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये तो खुदा की देन है। अल्लाह की इलाज वगैरह करवाया जाए और साथ रहा जाए। देखिए ज़्यादातर इस तरह की डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर ये वजूहात बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है। और इसके बाद स्पेसिफिकली देखें, एक है कि जब जायज़ चीज़ें अवेलेबल हैं क्यों कर्ब में रहना। फैमिलीज़ भी बाज़ ये करती हैं ना कि वो उस नासूर के साथ जुड़ जाती हैं और ईगो की निस्बत या लोग क्या कहेंगे, बहुत सी ऐसी जगहों पे कोई फ़ैसला नहीं लेती। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो अपनी बेटी को उस कर्ब से बचाएं। ये बहुत बहुत अहम है। आप ये देखिए, चूँकि मैं जितना समझ पाया कि मामला खर्चे का है। आप ये देखिए कि जिंदगी से बढ़ के, साथ से बढ़ के मामला खर्चे पर आ गया। हालांकि उस खर्चे का क्या करना जो सुख ना दे सके, में भी नहीं है। वो शौहर तो ना रहा ना, वो तो बाहर किसी और के साथ है। उस खर्चे का क्या करेंगे? ये देखिए हमारी फैमिली, ये जो पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है ना, उस पे फैसला साजी जो है, और जो भी बड़ा घर का है, ज़हरी बात है, जो उनके फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। फैमिली, हम ऐसे फैमिली से रहते हैं कि हम कहते हैं कि बस मर के ही निकलना है, तुम्हारी जनाजा निकलना चाहिए। हालांकि अब बड़ा दौर बदल गया, अब तो लड़कियों को एम्पावर होना चाहिए और होना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट ये मामला सिर्फ ना हो कि इसलिए उस बंधन में रहना है कि खर्चा मिलेगा। और बच्चे को डिपेंडेंट बना ले, डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट बनाए। सुबह से शुक्रिया मिसेस खान, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, बड़ा अहम मौजूद था।